जनरली पहले इंस्टीट्यूट में मैं 2014 के लास्ट से जुड़ा हुआ हूँ, स्प्रिंग बोर्ड से 2014 से। तो स्टार्टिंग में हमारे लिए सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड एक नाम था कि स्प्रिंग बोर्ड एक नाम है। उसके बाद में धीरे धीरे हमें इस नाम का मीनिंग समझ में आया। इस नाम का मीनिंग जैसे जनरली एक दो सेमिनार में दिलीप सर ने भी बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो नाम है बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है। इस नाम के पीछे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह बताई कि जैसे किसी स्टूडेंट के पास या किसी भी जो बेस बना के आपको एक स्प्रिंग लगा के दी जाए और इस स्प्रिंग वाले बोर्ड के ऊपर आपको खड़ा किया जाए और आप इसके ऊपर जंप करें, तो जंप करेंगे तो जंप तुरंत आपको रिजल्ट देगा और वो टारगेट या वो अचीव जो टारगेट या जो गोल जो आप टारगेट करना चाह रहे हो उसको आप इजीली अचीव कर लोगे। इजीली का मीनिंग है कि वहां आपके टारगेट के साथ और 20 लोग 15 लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है उस टारगेट को इजीली अचीव आप इस संस्थान के साथ कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि जो अकेला व्यक्ति जो जंप कर रहा था सक्सेस वो भी होगा, लेकिन उसको सक्सेस के अंदर जीवन के अपने 2 3 4 साल थोड़े से खपाने पड़ेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन यहां जो व्यक्ति आएगा तो इसका मीनिंग है वो जीवन के कुछ पहलुओं को दूसरे व्यक्तियों से सीख लेते हुए और उन्हीं टारगेट्स को वो जल्दी अचीव कर सकता है। जो मेन टारगेट आप जो लेके आए हैं वो आपका है सिविल सर्विस वाला। मीनिंग आप सबको ध्यान है, नागरिक सेवा। नागरिक सेवा का मीनिंग है कि नागरिक सेवा अपने लिए अभी सेकेंडरी है, अभी लिए मेन अपने लिए जॉब। हालांकि जॉब वाले में वो फील नहीं आता। जैसे जनरली हम जॉब बोलते हैं तो अपने को लगता है जैसे कोई प्राइवेट सा काम है। ये फील तब आता है जब इसको क्या बोला जाए, नौकरी बोला जाए। तो यह इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा शब्द है जो नौकरशाह, यह हम कहते हैं कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें आप पहल करने जा रहे हैं। तो इस पहल के वैसे तो दो तरीके हैं। दो तरीके में से जनरली आजकल स्टूडेंट्स का एक बड़ा व्यू ये आता है कि सर हम जब तैयारी करें तो क्यों नहीं इस पार्ट को हम अपनाएं, सेल्फ स्टडी वाले पार्ट को। तो ये देखो, आपको अगर आप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसका मीनिंग है कि कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी आपके साथ एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगी। तो ये तो फाइनली आपको कहीं पढ़ लेंगे तो भी करना होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी और एक दूसरा पार्ट आपके फिलहाल जो जहन में या जो प्लान में है, आप यहां पे बैठे तो तय है कि हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर जाएं या वहां ये तैयारी करें तो हमें क्या फायदा होगा। तो जनरली सेल्फ स्टडी के अंदर स्टूडेंट के लिए जो टास्क होते हैं, सक्सेस दोनों तरफ है। यानी आप खुद तैयारी करते हैं तो भी सक्सेस मिलेगी, आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ आके अगर तैयारी करते हैं तो भी सक्सेस तय। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा। जैसे सेल्फ स्टडी में जो स्टूडेंट आते हैं यानी स्वयं जो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यानी ये मेटर्स को कलेक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। यानी पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीजें हमें छोड़नी है। ये स्टूडेंट अपने लेवल पे जनरली कई बार तैयार नहीं कर पाता। हालांकि जनरली पहले सिविल सर्विसेज की हम तैयारी जब करवाते थे स्टार्टिंग में, जब हम ये देखा करते जनरली स्टूडेंट्स उनकी एज, एवरेज एज जो होती थी वो लगभग 24 या 25 साल। यानी जहां से बच्चा ये सोचना स्टार्ट करता कि मैं 3rd ग्रेड टीचर लग गया हूं, अब मैं 2nd ग्रेड टीचर लग गया हूं, अब मेरे को कहीं ना कहीं कोई ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिसके अंदर मेरा जॉब स्टेटस को मैं थोड़ा इंप्रूव कर पाऊं। यानी सिविल सर्विस के बारे में स्टार्टिंग में सोचते ही नहीं थे। और आज आप देखिए, आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हो कि ये एवरेज एज जो 24 ईयर थी वो धीरे धीरे कम होते होते लगभग 17 से 18 साल आ गई। इसका मीनिंग यहाँ पे भी लगभग वही है जैसे मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए जो स्टूडेंट है, जो अपने घर से मैं सोचता हूँ जहां तक कि एवरेज 10 ईयर की एज से बाहर निकल जाते हैं। कुछ बच्चों को 6th ईयर के अंदर, किसी को 7th क्लास में, 8th क्लास में फाउंडेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो सिविल सर्विस में भी लगभग एक फाउंडेशन वाली पहल स्टार्ट हो गई है। मीनिंग है कि अपनी एज होते होते वो तैयारी कम से कम हम कंप्लीट करें, हम उस ट्रैक पे आ जाएं, ताकि एज कंप्लीट होते ही हम उस एग्जाम को इजीली उस कंपटीशन को इजीली क्रैक कर पाए। तो इसके लिए यह तय है कि आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। अब उस प्लानिंग का पहला एक हिस्सा है कि हम सेल्फ स्टडी करें। तो सेल्फ स्टडी का एक तो वैसे सबसे बड़ा फायदा है पैसे बचेंगे।
तो जनरली हम कई बार सोचते हैं पैसे लग जाएंगे, तो सबसे बढ़िया फायदा यह है। फिर स्टूडेंट के सामने समस्या स्टडी मटेरियल को चुनना है। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडेंट के सामने यह आता है कि स्टडी मटेरियल सर हम कलेक्ट कर लेंगे, हमें पता है कि हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये दोनों एक ही हैं, सिमिलर ही हैं, तो इनमें से किसी एक को चुन लेंगे हम। फिर हमारा जो कॉलेज टाइम पीरियड में स्टडी मटेरियल है हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। दाएं बाएं कोई सक्सेस व्यक्ति है उसके जो नोट्स हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो उस स्टूडेंट के पास इतना सारा मैटर होगा कि वो लास्ट में फाइनली ये डिसाइड करना उसके लिए मुश्किल होगा कि उसको पढ़ना क्या है। तो स्टडी मटेरियल का मीनिंग ये है कि आपको एक सही टारगेट इस वाले फेज के अंदर इजीली नहीं मिल पाता है। फिर दूसरी बड़ी समस्या यहां कि सिर्फ पढ़ना नहीं है अपने को, यानी जब तक आप उस पढ़ के अपने आप को एग्जामिन नहीं करोगे, यानी आप किसी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ोगे, तब तक उस पढ़े हुए का रिजल्ट अपने सामने नहीं है कि हम जितनी तैयारी कर रहे हैं क्या वास्तव में उतनी काफी है, और जितनी तैयारी हमने की है क्या वो बिल्कुल सही है, या जिस तैयारी को हम कर रहे हैं कंटिन्यूस उसमें हमें कितना याद हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका टेस्ट सीरीज से कनेक्ट होना। और ये स्टूडेंट खुद चाह के अपने लिए तो नहीं बना सकता, कि कोई प्लान कर सकता है अपने लिए कि मैं आज शाम को टेस्ट दूंगा, उसके लिए मैं पूरे दिन अपने लिए एक टेस्ट सीरीज बनाता हूं जिसमें मुझे ये पता है कि उत्तर ये होगा, तो उसके बाद में वो टेस्ट ही क्यों देगा फिर। तो इसका मीनिंग ये चाहकर भी अपन सेल्फ स्टडी में ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए अपनी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर होती है। वो किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर हो सकती है या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हुए उसके ऊपर हो सकती है। तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं अपनी दूसरी चीजों पर टिकी हुई रहती है। फिर इसके बाद में जैसे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी एक समस्या आती है मोटिवेशन की, कि कई बार जैसे वैकेंसी नहीं आ रही, लंबे टाइम से वैकेंसीज आ रही हैं, कई बार वैकेंसीज का पता भी नहीं रहता कि वैकेंसीज कितनी है। तो वो जनरली कहीं ना कहीं अकेला जो बंद कमरे में रहेगा, घर पे रहेगा, उसके सामने समस्याएं आती हैं। यानी जीवन में दोस्तों का होना, गाइडेंस और टीचर्स का होना ये काफी इंपॉर्टेंट। तो मैं भी ये मानता हूं कि इसके अंदर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हों, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़े हों, किसी लाइब्रेरी से आप जुड़े हों, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक डिप्रेशन में जाने वाला फेज है वो बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसका मीनिंग है कि आप लोगों को सिर्फ एकांत में नहीं रहना है, क्योंकि कल भी आप एक भीड़ का हिस्सा होंगे, एक सर्विस, एक सेवा का हिस्सा होंगे, तो तय है कि आपको वो पब्लिकली अभी से रहना है। मीनिंग है कि आपकी अप्रोच है, वो थॉट है, वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो ये धीरे धीरे आप में अपने आप ही आने लग जाता है मोटिवेशन वाला। हालांकि मोटिवेशन से भी ज्यादा मैं ये मानता हूं कि इस मोटिवेशन के साथ आपका एक सेल्फ डेडिकेशन होना चाहिए। यानी मोटिवेशन तो महज एक गुब्बारा होता है, जैसे आज हम आपको पंपिंग कर रहे हैं, इस सर्विस के फायदे बता रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के 2 दिन बाद ये मोटिवेशन वाली सारी बातें आप भूल जाओगे, क्योंकि कल रात को आपने कोई रील देखी थी, उससे मोटिवेट हो गए, हो सकता है आज आप यहां पहुंचे। जैसे दिलीप सर कहते हैं कई बार के बच्चे जनरली जिस दिन रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट डे अचानक स्प्रिंग बोर्ड में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जनरली तब आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि रिक्शे वाले का बच्चा है वो आरएस बना है, वो आईएएस बना है, तो हमारे वाले पापा तो फिर भी बहुत ठीक हैं, तो मेरा तो हो सकता है चयन प्रधानमंत्री में हो जाना चाहिए। तो मीनिंग ये है कि इससे आपके फादर का स्टेटस है, आप किस नौकरी में जाएंगे, इससे आपके फादर के स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। इसका लेना देना होता है कि आपका डेडिकेशन क्या था, कि आप जिस टारगेट को लेकर आए थे उसके प्रति आपके थॉट्स कैसे थे। जैसे अभी विजय सर भी आपसे बातें कर रहे थे, हालांकि उस सेमिनार को मैं भी ज्वाइन कर रखा था बाहर, मैं भी सुन रहा था सर की बातें। तो मीनिंग है कि जिसमें आप लोगों का डेडिकेशन जितना बेटर होगा, तो आप जैसे जैसे डेडिकेट रहोगे तो सेल्फ मोटिवेट आप धीरे धीरे होते चले जाओगे। एक मैंने बीच में लगभग साल भर की बात हो गई, मैं एक रील देख रहा था एक बच्ची की, स्कूलिंग टाइम पीरियड में वो, ये हालांकि रील वाली आदतें हमारे में भी हैं। तो उस बच्चे से पूछा गया कि भाई बेटा आपके इस सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को स्कूलिंग में दाखिल दिलाना, यहाँ तक पढ़ाना, मेरी सारी जो सर्विस या सेवाएं हैं, तो इसमें मैं कृतज्ञ हूं, मैं अपने अपने माता पिता के प्रति, यानी मैं थैंकफुल हूं उनके प्रति। लेकिन इस सक्सेस के पीछे जो एक बड़ा रीजन जो है वो मेरी कहीं ना कहीं जो निरंतरता है, यानी जो स्टूडेंट की एक कंसिस्टेंसी जो होती है, वो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। मीनिंग है कि आप यहाँ होगे स्प्रिंग बोर्ड में या जहां पे भी एक इंस्टीट्यूट का आप चुनोगे, तो उस पॉइंट पे आने के बाद में
मीनिंग ये है कि उस पॉइंट पे आने के बाद में डायरेक्ट सक्सेस नहीं है। आप आने के बाद में अपनी स्टडी को टाइम पीरियड कितना दे रहे हो, भले ही आप 6 घंटे की क्लासेस के बाद आप निरंतर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इनमें से कितना भी दीजिए, लेकिन वो कंटिन्यूस होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन तो अपने में इतना बड़ा जोश आया कि हम टाइम टेबल बना के बैठ गए, 6 घंटे पढ़ने के बाद अगले 6 घंटे का टाइम टेबल और बना के बैठे, लेकिन वो टाइम टेबल, उसका प्लान हमने कितनी दिन इंप्लीमेंट किया, सिर्फ अगले 3 दिन, और उसके बाद में घर के कुछ जरूरी काम आ गए, उसमें लग गए, हम कर ही नहीं पाए इसको। तो इसका मीनिंग वो निरंतरता जब तक आपकी स्टडी में, यानी जो कंटिन्यूटी है वो अगर नहीं आएगी, तो इसका मीनिंग आप सक्सेस से बहुत दूर हो। तो मीनिंग है कि सिर्फ तैयारी करना काफी नहीं है, तैयारी के साथ वो कंटिन्यूटी लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड के साथ या इस परिवार के साथ लंबे टाइम तक भी जुड़ते हैं, आपको फाइनली ये फील होने लग जाता है कि हमारा घर जैसा है। कारण क्योंकि ये तैयारी जैसे 3 महीने, 6 महीने इस प्रकार की तैयारी नहीं है जिसमें लगभग आप अपने जीवन के लगभग 1.5 से 2 साल दोगे। वो तो सिर्फ स्टडी मटेरियल को पढ़ने पढ़ने में दोगे। हो सकता है सक्सेस होने में आपको 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, इससे ज्यादा भी लगे। तो उसमें एक आपका खुद का डेडिकेशन और आपके घर वालों का मोटिवेशन, ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो सेल्फ स्टडी वाला जो मैंने अभी बात की थी, उस सेल्फ स्टडी के बाद में, हालांकि ये आपके लिए थोड़ी टास्क वाली चीजें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरे को सारी चीजें बचानी है, मुझे ऐसे करना है, तो सक्सेस यहाँ पे भी है। दूसरी तरफ हम एक बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट का फायदा क्या है, यानी यहाँ का फायदा क्या है। तो यहाँ का सबसे बड़ा फायदा है गाइडेंस का, कि आपको यहाँ एक गाइडेंस मिलती है। वैसे हम लोग भी एज ए गाइड के तौर पे ही आपके लिए, टीचर का काम आपके लिए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपने जिस दिन दाखिला अपनी पहली क्लास में लिया था, जिस समय आपके लेटर्स या शब्दों से जिन्होंने इनको वर्ड्स तक पहुंचाया, सेंटेंस तक पहुंचाया, हमारी नजर में वास्तविक टीचर वो है। यानी जो आज आप यहां बैठे हैं, एक मिनिमम अपनी एजुकेशन 12th को कंप्लीट करके या ग्रेजुएट होके आप जो यहां बैठे हैं, तो इसका मीनिंग ये तय है कि आप अपने एक पहल को या जीवन के एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को आप कवर करके आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट, यानी जिसमें आपको जॉब लगना है या जिसमें आपने अपना एक प्लान और एक टारगेट किया हुआ है, तो इसका मीनिंग उसमें सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, और उस गाइडेंस प्रोग्राम के लिए हम, अब उस गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ आपका जो स्टडी मटेरियल, यानी जिसको हम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो नाम देते हैं, वो नाम क्या देते हैं, नोट्स। स्टूडेंट वाली तरफ ये स्टडी में चलता है बुक्स के नाम से, और उन बुक्स का मटेरियल यहाँ इंस्टीट्यूट तक आते आते किस में कन्वर्ट होगा, नोट्स के रूप में। तो अब कई बार जनरली कई कई जगह आप देखते भी हो कि सबसे बेस्ट सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के अंदर स्टूडेंट के सामने एक एक सब्जेक्ट के 5-5 मैटर होते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी करते हुए भी वो सुनता है कि ये नोट्स सबसे बढ़िया है, तो नहीं चाहते हुए भी एक तो वो नोट्स खरीद के लेके आएगा, फिर उसके कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं या राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स हैं, एक रेफरेंस हमें ये भी लेना चाहिए, तो दूसरा रेफरेंस वो बुक्स होंगी। फिर उसके बाद में वो सुनता है कि ग्रेजुएशन या पीजी के अंदर कुछ ऐसी बुक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें थोड़ी जो स्कूलिंग टाइम पीरियड है उससे ज्यादा अप्रोच या उसके आगे की बातें हैं, तो इसका मीनिंग फिर आप उनसे थोड़ा अपग्रेड पार्ट लेंगे। कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके अपडेट होते रहते हैं, जिसमें आप मैगजीन्स पे भी डिपेंड होंगे और कुछ गवर्नमेंट साइट्स पे भी डिपेंड होंगे, तो इसका मीनिंग एक एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी 5-5 अप्रोच आपको रखनी पड़ेंगी। और आपका ये स्कूलिंग की तरह 5 या 6 सब्जेक्ट का अपन कहें कि जो आपका जो क्राइटेरिया सिलेबस का जो पार्ट है वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। जैसे कि आरएस में भी हम धीरे धीरे यूं पार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स के, तो लगभग अपने सामने सब्जेक्ट आते हैं 22, और 22 सब्जेक्ट को 5 से मल्टीपल कीजिए, कितना होगा, गणित मेरी तो कमजोर है वैसे, 110। तो इसका मीनिंग इन 110 किताबों को मेमोराइज करना या पढ़ना स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है, या यूं कहेंगे लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। यानी ये वो तैयारी है जो जीवन से आपने शुरुआत से लेके अभी तक की है। यानी आपने स्कूलिंग टाइम पीरियड में हर साल एवरेज कितनी किताबें पढ़ी होंगी, मेरे हिसाब से ये होंगी 6 या 7 मैक्सिमम। तो 7 को और अपने 12 सालों से गुणा करो, कितना होगा, कितना, 84। तो आपने अभी तक अपने जीवन में 84 किताबें पढ़ी हैं, तो अब आप एक साल में क्या 110 किताबें पढ़ लोगे। यानी आपने अपने जीवन में जो 12 साल तक किया है, वो क्या आपके एक साल में करना पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल। तो मीनिंग ये है
कि वहां स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा टास्क है स्टडी मटेरियल को कैसे छाटे। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जीवन की शुरुआत है और हम लोगों के पास एक अनुभव है, हर एक फैकल्टी के पास, मीनिंग है कि हर एक फैकल्टी के पास एक सब्जेक्ट है या यूं कहें सब्जेक्ट का भी एक पार्ट है। तो उसका काम ही वो है कि वो उसको अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है, उसको वो 5 या 6 स्टडी मटेरियल उस टीचर को पढ़ना है और उसको पढ़ के उसका सबसे बेस्ट कंटेंट क्या है, उस बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करवाना है। तो वो बेस्ट कंटेंट ही हमारी नजर में क्या है? नोट्स है। तो ये 100% देखो बुक्स हो ही नहीं सकती, हम ये कह ही नहीं सकते कि ये किताबों की बराबरी कर लेंगे, लेकिन ये तय है कि अपने को अपने सक्सेस के लिए स्टडी मटेरियल को अपने को कंसाइज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। हम चाहकर भी वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अपने जो एग्जाम है फाइनली वो जब हम देंगे तब अपने को वो 4 पेपर 6 पेपर या जो दो पेपर जिन दिनों में देने हैं वो दिन काफी सीमित है। वो दिन हमें इतने नहीं मिलेंगे। जैसे आपका एग्जाम है तो आपको ये नहीं कहा जाएगा एक एग्जाम आज है, फिर अगले 2 महीने आपकी छुट्टी है, फिर बाद में एक एग्जाम और होगा। तो इतना टाइम हमें नहीं मिलना। हमारा एग्जाम आज है और आरएस के तो यहाँ तक हम देखें कंटिन्यूस होते हैं। आईएएस वाले में तो फिर भी पेपर में एक आधे दिन का आपका जनरली गैप मिल जाता है अपने को, लेकिन यहाँ आपको गैप नहीं मिलना है। तो मीनिंग है कि सबसे बड़ी समस्या अपने पास है कि लास्ट में अपना जो स्टडी मटेरियल है वो बड़ा ही सीमित और कंसाइज होना चाहिए। तो वो इसी के माध्यम से पॉसिबल है और इस नोट्स के साथ उसके बाद में उसको पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ अपने आप को एग्जामिन करना यानी टेस्ट देना। और टेस्ट के बाद में जो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम है या यूं कहें जो गाइडेंस प्रोग्राम है, जो मोटिवेशन प्रोग्राम है, तो इन सब चीजों की सुविधाएं हमें एक इंस्टीट्यूट के साथ जनरली मिल जाती हैं। तो एक सबसे अच्छा फायदा इंस्टीट्यूट का ये होता है। बाकी शुरुआत में जो मैंने आपको पहली बात कही थी कि सक्सेस स्टूडेंट के लिए दोनों तरफ है। सोचना इसमें से इस टर्निंग पॉइंट यानी जो पहली क्लास की पहली बात थी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, तो इस टर्निंग पॉइंट से आज हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें सेल्फ स्टडी की ओर जाना है या एक इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है।